आफ्टरनून आप सभी का स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी बेस्ड टीजीटी पीजीटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। इसका 2 पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया है, अब ये तीसरा पार्ट है। आप लोग प्लीज़ चैनल पर जाके देख लीजिए। चलिए पहले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पहला ऑप्शन पद्मावत, कुवलयमाला, रामचरितमानस या फिर सूरसागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुवलयमाला। जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है कुवलयमाला। ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है, आप लोग प्री नोट कर चलतिएगा। और 8वीं सदी में के ये लेखक हैं, 8वीं सदी के ये लेखक हैं कुवलयमाला। चलिए अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। कुवलयमाला के रचयिता कौन है? अभी आपने देखा कुवलयमाला के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन हो गया सोमदेव, दूसरा उद्योतन सूरी, तीसरा हेमचंद और चौथा हो गया जिनसेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उद्योतन सूरी कुवलयमाला के रचयिता हैं। ठीक है, और ये प्राकृत भाषा के विद्वान हैं, आपको ऊपर बताया था। चलिए अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अपभ्रंश साहित्य का विकास किस काल में हुआ है? अपभ्रंश साहित्य का विकास पूछ रहा है, तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल। तो अपभ्रंश साहित्य का विकास जो है आदिकाल में हुआ है। और आदिकाल का जो समय है 1000 से 1375 ईसा पूर्व तक। प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिएगा, आदिकाल का समय है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है? यहाँ पर सिद्धों की भाषा पूछा गया है। इसको TRE2 में बीपीएससी TRE2 का ये क्वेश्चन है। बीपीएससी TRE2 में इसको पूछा गया है। TRE2 का ये क्वेश्चन है पीजीटी का। ठीक है, सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है? इसका पहला ऑप्शन हो गया संध्या भाषा, ब्रज भाषा, अवधी या फिर खड़ी बोली। सिद्धों की भाषा को क्या कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संध्या भाषा। ठीक है, जो आध्यात्मिक संकेतों में लिखी जाती थी, बहुत ही रहस्यपूर्ण भाषा थी। रहस्यपूर्ण भाषा थी ये सिद्धों की भाषा, बहुत ही रहस्यपूर्ण थी और आध्यात्मिक संकेतों में लिखी जाती थी। ठीक है, चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय का साहित्य किस भाषा में मिलता है? नाथ संप्रदाय का यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसका पहला ऑप्शन संस्कृत, प्राकृत या फिर अपभ्रंश मिश्रित हिंदी या फिर ब्रज भाषा में। तो नाथ संप्रदाय के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपभ्रंश मिश्रित हिंदी। ठीक है, चलिए इसका नाथ साहित्य में जो है लोक भाषा में ये लिखा गया है। चलिए अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। संत साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? संत साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो पहला ऑप्शन हो गया भक्ति या फिर समाज सुधार या फिर आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इसका संत साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? उपयुक्त में से सभी। इनका भक्ति भी था उद्देश्य में, समाज सुधार भी करना था और आध्यात्मिक ज्ञान भी था। इनका सभी था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। दादू दयाल किस परंपरा से जुड़े हैं? दादू दयाल के बारे में पूछा गया है, तो सगुण भक्ति के थे कि निर्गुण भक्ति के थे कि सूफी थे कि शैव थे? ठीक है, तो दादू दयाल जो है वो निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए थे, निर्गुण परंपरा से जुड़े हुए थे। ठीक है, दादू दयाल, इनका जो काल था, इनका काल 1544 से 1603 के बीच में इसका था। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। मीरा किस भक्ति धारा की कवयित्री है? मीरा के बारे में पूछा गया है, तो निर्गुण है, सगुण है या फिर सूफी है या फिर शैव है? ठीक है, तो मीरा जो है, मीरा किस, वो आप लोगों को पता होगा मीरा कृष्ण भक्त थी। ठीक है,
मीरा कृष्ण भक्ति और वो सगुन धारा की कवियत्री थी। मीरा जो है कृष्ण भक्त थी, कृष्ण भक्त। आप लोग नोट करते चलिएगा। और ये 1498 से 1547 के बीच इनका समय था। ठीक है, आप नोट करते हुए चलिएगा प्लीज। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अष्टछाप का संबंध किससे है? अष्टछाप के बारे में पूछा गया है। अष्टछाप का संबंध कबीर जी से है, या फिर वल्लभाचार्य संप्रदाय से है, सूफी से है, या फिर नाथ से है। ठीक है, अष्टछाप के बारे में पूछा गया है। अष्टछाप में आपको पता होगा 8 कवि के बारे में बात होती है। जब भी अष्टछाप का होता है तो 8 कवि इसमें होते हैं, और सूरदास जो है इसमें प्रमुख है। अष्टछाप किसमें है? तो सूरदास जी इसमें प्रमुख हैं और वल्लभाचार्य संप्रदाय से हैं। ठीक है, वल्लभाचार्य संप्रदाय से हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा वल्लभाचार्य संप्रदाय। चलिए अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हित हरिवंश किस धारा के कवि हैं? हित हरिवंश किस धारा के कवि हैं? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा निर्गुण, दूसरा सगुण, तीसरा सूफी और चौथा ऑप्शन हो जाएगा जैन। तो हित हरिवंश जो है सगुण विचारधारा के कवि हैं, सगुण विचारधारा के कवि हैं। ठीक है, और ये ब्रज भाषा में काव्य लिखते थे। ये ब्रज भाषा के हैं। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। रीतिकाल के कवियों को क्या कहा जाता है? तो रीतिकाल के कवियों को भक्त कहा जाता है, दरबारी कवि, संत या फिर सिद्ध। तो रीतिकाल के कवियों को क्या कहा जाता है? दरबारी कवि। ठीक है, इनका जो काल था 1700 से 1900 के बीच में इनका काल था। ठीक है, दरबारी कवि कहा जाता है, जो कि राजा महाराजाओं के द्वार पर होता था। चलिए अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देव किस काल के कवि हैं? देव के बारे में पूछा गया है, किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के, रीति काल के, आदि काल के या फिर आधुनिक काल के। तो देव जो है वो रीति काल के कवि हैं। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रीति काल। इसको दरबारी कवि भी कहा गया है, दरबारी कवि। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, देव को दरबारी कवि भी कहा गया है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग इसको नोट भी करते होंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आगामी आपको DSSB तैयारी और UGC नेट में देखने को मिलेगा। चलिए अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। भूषण किस रस के कवि हैं? यहाँ भूषण जी के बारे में पूछा गया है, वो किस रस के कवि हैं? श्रृंगार रस, वीर रस या करुण रस या फिर भक्ति रस। भूषण जी के बारे में पूछा गया है, तो वो जो है वीर रस के कवि हैं भूषण। इनका जो समय है 1613 से लेके 1715 तक का है। ठीक है, ये वीर रस के कवि हैं। इन्होंने अपने लेखनी में शिवाजी की प्रशंसा की थी, शिवाजी की प्रशंसा की थी। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, हो सकता है आगे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। चलिए अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचना कौन सी है? इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। चलिए आप लोगों को उसका उत्तर मालूम ही होगा। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा अंधेर नगरी या फिर गोदान या कामायनी या फिर गबन। ठीक है, तो गबन और गोदान जो है, जो मुंशी प्रेमचंद जी का है, आप लोगों को पता होगा, प्रेमचंद जी का है गबन और गोदान। और अंधेर नगरी हो गया, इसका सही जवाब हो जाएगा अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का है, और ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि कामायनी किसकी रचना है, या फिर जयशंकर प्रसाद जी की रचना का क्या नाम है, इस टाइप से। ठीक है, चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता क्या है? यहाँ पर द्विवेदी युग के बारे में पूछा गया है, इसका प्रमुख विशेषता क्या है? भक्ति है या फिर भाषा शुद्धि है या श्रृंगार है या फिर वीरता है? द्विवेदी युग के बारे में पूछा गया है, इसका जो है
प्रमुख है भाषा शुद्धि है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा शुद्धि। और ये इनका युग है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में यहाँ बात हो रही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी की बात हो रही है। ये हिंदी भाषा सुधार इनको कहा जाता है, ये हिंदी भाषा सुधार के बारे में। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय, राम कुमार हरिशंकर या फिर देवदत्त? तो आप सभी को पता होगा प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय है। ठीक है, इनका जो समय है 1880 से लेकर, इसको मैंने बार बार बताया था, 1936 तक का इनका समय है। और इनका काफ़ी है, कफन, गोदान, बहुत सारा है इसका। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने इसका नोट्स तैयार कर लिया होगा। अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? ये जितने भी क्वेश्चन है ये ऑप्शन में, इसमें सारा प्रेमचंद जी का कहानी है। ये कफन, पंच परमेश्वर, सोजे वतन या फिर ईदगाह, ये सभी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ रचना है। तो इसमें पहला पूछा गया है कि फर्स्ट जो है कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सोजे वतन। सोजे वतन जो है प्रेमचंद जी का प्रथम कहानी है। ठीक है, चलिए, इसको जो है ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये क्योंकि ये देशभक्ति से जुड़ा था। ये देशभक्ति से जुड़ा था और प्रतिबंध लगाया था किसने? ब्रिटिश सरकार ने। इसको नोट कर लीजिएगा, पूछा जाएगा सवाल कि प्रेमचंद जी की कौन सी कहानी है जिस पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोजे वतन। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। छायावाद का आरंभ किस रचना से माना जाता है? छायावाद का आरंभ पूछ रहा है, तो कामायनी या फिर झरना या फिर अनामिका या फिर पल्लव। ठीक है, तो यहाँ छायावाद की बात हो रही है, तो छायावाद झरना का से छायावाद का आरंभ माना जाता है। ठीक है, इसको किसने लिखा है झरना को? तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी ने झरना को लिखा है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। आंसू हो गए, झरना हो गए, आंसू भी इन्हीं का रचना है, जयशंकर प्रसाद जी का। झरना हो गया, आंसू हो गया, आप लोग इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। चलिए अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। निराला का पूरा नाम क्या है? निराला जी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि निराला जी का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है निराला जी का पूरा नाम। चलिए अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या है? यहाँ अज्ञेय के बारे में पूछा गया है कि इनका पूरा नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन इसका हो गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन रामधारी सिंह दिनकर, या फिर नागार्जुन, या फिर शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय जी का पूरा नाम है। ठीक है, इनका जो समय है 1911 से लेकर 1987 तक का इनका समय है। और इनका जो फेमस है अज्ञेय जी का शेखर एक जीवनी, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? तो अज्ञेय जी का रचना है, अज्ञेय जी का रचना है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू।